नमस्कार दोस्तों। आस्था की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा फिर कभी उपन्यास से 7वें भाग से आगे। आज है 8वां भाग, बुआ के घर अगली सुबह। मेरी क्लास आज से शुरू हुई थी। मैं लगभग 6 बजे जाग गई थी, किंतु घर में जागने का कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। कल का दिन मेरे सामने खुद को दोहरा रहा था। एक एक घटना बार बार याद आ रही थी। अचानक मेरी मुंदी आंखों को एक अलसाई आवाज सुनाई दी, गरीबा चाय। मैंने आंखें खोलकर देखा। लाल दोहर में लिपटी सुनैना एकदम परी लग रही थी। मुझे जागा देखकर एक जुमला उसने मेरी ओर भी फेंक दिया, गुड मॉर्निंग। रात को नींद ठीक से आई? मैंने उसे देखा और मुस्कुरा दी। अभी मुझे हाय बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट की आदत नहीं पड़ी थी। बगल के कमरे से जेन फोंडा की एक्सरसाइज के कैसेट की आवाज़ें आ रही थीं। शायद रानी एक्सरसाइज कर रही थी। बुआ फूफा जी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। घर में जागरण के चिन्ह देखकर मैंने भी बिस्तर छोड़ दिया। नाश्ते के बाद मैं विश्वविद्यालय जाने के लिए बाथरूम से आ रही थी कि बुआ बोली, 9:15 बजे फूफा जी यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे आस्था, तुम तैयार रहना। मैं सूटकेस खोलकर उधेड़बुन में थी कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं। मैं ड्रेस कॉन्शियस न थी। अचानक मेरे अंदर कपड़ों के बारे में चौकन्नापन पैदा हो गया था। मुझे अपने सारे कपड़े पुराने लग रहे थे। मन ही मन मुझे हंसी आई। अभी तो मेरी माँ ने 5-6 जोड़ी सिलवा कर दिए हैं, सभी मेरी पसंद के। बेटी दूर जा रही है, उसे कोई कमी ना हो, इस एहसास के कारण उन्होंने अपने छोटे से बजट से बचाए हुए पैसों का बटुआ खोलने में कोई कमी नहीं रखी थी। मेरे पिता भी कुछ अतिरिक्त स्नेही हो चुके थे। हम 2 भाई बहन थे। भाई बड़ा था और मैं छोटी। कस्बाई ज़रूरतों के अनुरूप जो भी सोचा जा सकता था वह दोनों देने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। मैं इसी उधेड़बुन में व्यस्त थी कि बुआ फिर आ पहुंची। नाश्ता किया तुमने? लौटने में 3 बज जाएगा। क्या कर रही हो? कपड़े नहीं चुन पा रही हो? मैं दे दूं? और मेरे कुछ कहने के पहले ही वे एक हरे रंग की साड़ी और उसी से मिलता जुलता स्लीवलेस ब्लाउज लाकर रख गई। ब्लाउज सुनैना का है आस्था, शायद तुम्हें फिट आएगा। मेरे किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वे जा चुकी थी। मैं अपना सलवार कुर्ता पहनकर तैयार हो गई। यूं ही साधारण सा हल्की छींट का पीले रंग का कपड़ा पहन लिया था। मैंने झांक कर देखा, फूफा जी गाड़ी में बैठे हॉर्न दे रहे थे। सुनैना मेरे पास आई और बोली, आस्था तुमने ये कपड़े नहीं पहने? बड़े संकोच से मैं बोल उठी, मैं वैक्स नहीं हूँ सुनैना। मेरे इतना कहने पर ही वह वैक्सिंग क्रीम लाकर रख गई। फूफा जी हॉर्न दे रहे थे। 9:15 बज रहे थे। मैं अपने कपड़ों में ही बाहर निकल गई। बुआ और सुनैना भी पहुंच गई। मुझे मेरे विभाग में छोड़ते हुए वे सब आगे निकल गए। रानी 8:30 बजे ही जा चुकी थी, ऐसा अंदाज मुझे उनकी बातों से लगा। उसे मैंने सुबह से देखा नहीं था। विभाग में पहला दिन। ज्योग्राफी विभाग में जाने के 2 रास्ते थे। बगीचे में खूब फूल पौधे लगे थे। माली ने पूरी कला दिखाई थी। तरह तरह के आकार में पौधों को काटा छांटा गया था। जुलाई का महीना था। मौसम अच्छा हो रहा था। न बहुत गर्म था न बहुत ठंडा। तमाम लड़के लड़कियां आ जा रहे थे। मैं सहमती सकुचाती भीड़ में अकेलेपन के एहसास से घिरी विभाग में घुसी। शायद कुछ पहले पहुंच गई थी। घुसते ही अफ्रीकी और अरबी छात्र सामने पड़ गए। मैं अचकचा गई। अल्फायत फिलिस्तीनी था।
विभाग में सबसे पहले उससे ही मेरा सामना हुआ। वे सब खुद भी अचकचाए रहते थे। अपने टिपिकल स्टाइल में वह बोला, हाउ आर यू। मुझे सुखद बोध हुआ कि मेरी तरह अचकचाया एक आदमी और मिला। आई एम फाइन, मैंने खुशी से जवाब दिया। आई एम ऑल पोएट पैलेस्टीनियन। और वह 6 फुट का लंबा तगड़ा दाढ़ी वाला गोरा लड़का जबरन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। विभाग में कुल 6 लड़कियां, 19 लड़के थे, जिनमें 3 अफ्रीकी लड़के और एक फिलिस्तीनी था। 12 क्लासमेट स्थानीय थे, जिनमें 2 लड़कियां थीं। मुझे मिलाकर शेष लड़के और लड़कियां हॉस्टल में रहते थे। 25 फ्रेशर्स का यह ग्रुप सहमा और सकपकाया रहता था। मैं खुद अनिश्चित थी कि इस माहौल में क्या उम्मीद रखूं। घर में तो पढ़ना, खाना और सोना ही मेरी दिनचर्या थी। इसके आगे पीछे क्या होता है मुझे मालूम ही न था। मैं एक साधारण, सीधी, संकोची और माँ बाप भाई पर मानसिक आर्थिक रूप से आश्रित लड़की थी। मेरे सभी क्लासमेट 18-20 वर्ष के लड़के लड़कियां थे। यहाँ सब कुछ नया था, एकदम भिन्न और घर के माहौल से विपरीत। नया अनुभव था, फिर भी कोई प्रतिवाद न था। सभी अच्छे घरों के लड़के लड़कियां थे। सभी इस बात के लिए तैयार थे कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और नया होने की शुरुआत है। कुछ कुछ डर भी रहे थे। पढ़ाई, रैगिंग, तनाव के प्रभाव से एक मिला जुला व्यक्तित्व बन रहा था। वातावरण की नवीनता सकपकाहट पैदा कर रही थी। उत्साह से थकी हुई आंखें, जाने अनजाने चेहरों, अधकचरी अनसुनी कहानियों और अनगिनत धारणाओं के साथ साथ अधपकी अधसच्ची जानकारियां हमारे हथियार थे। हम संघर्ष करने और अपना अगला कदम नई दुनिया में सफलता के लिए बढ़ाने के लिए तैयार थे। लोग कहते थे बाहर की दुनिया कठोर है, लेकिन अभी तो हमारा प्रयास था कि हॉस्टल की दुनिया से सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। हम सभी फुसफुसा कर आपस में बातें कर रहे थे। जिसे जो जानकारी थी वह एक दूसरे से बांट रहा था। कुछ लड़कियां तो इतनी डरी हुई थीं कि आंख मुंह बराबर दुपट्टे से पोंछ रही थीं। लड़कों पर भी डर कम हावी न था। आंखें मलमल कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर या एक दूसरे के पीछे सिर छिपाकर सब अपनी घबराहट को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। पहला दिन था, इसलिए पढ़ाई का दबाव तो न था, लेकिन किसी भी सीनियर को देखते ही हमारा खून जम जाता था। हंसना, बोलना, टहलना सब कुछ अपराध जैसा लगने लगता था। यही मैं पहली बार पिंकी से मिली थी। अपने इंग्लिश कथावाचन, कविता वाचन के लिए वह प्रथम आई थी, वह भी पूरे राज्य में। ज्योग्राफी में कैसे फंस गई पता नहीं, उसे तो साहित्य में जाना चाहिए था। पिंकी के साथ मैंने क्या क्या मजे नहीं किए, आज भी याद आता है तो हंसी आती है। मित्रों, दोस्तों, पत्रिकाओं से सभी को रैगिंग की जानकारी थी और रैगिंग का भय भी सब में समाया था। सीनियर्स के सामने सहमे हुए फ्रेशर्स के मुंह से मॉर्निंग सर जैसे जुमले बराबर निकल रहे थे। लोगों की देखा देखी इस ग्रुप में मैं भी शामिल हो गई। पुराने छात्र छात्राओं की आंखों में फ्रेशर्स को पहचानने और पकड़ लेने में गिद्ध सा चौकन्नापन था। 3-4 घंटे यूं ही कट गए, एक दूसरे से परिचय और बस परिचय। मैं लौटने को तत्पर हो रही थी कि सड़क पर कैंटीन के पार सीनियर्स के एक ग्रुप ने मुझे और हॉस्टल की ओर जाने वाली सभी लड़कियों को धर दबोचा। कब आई हो चिड़ियो इस रेगिस्तान में? हम सब चुप। अरे चिड़ियो, रेगिस्तान में आई हो तो सूखे माहौल को गुलजार कर देंगी। आप सब? हम सब फिर चुप। मुंह में जुबान नहीं है क्या? हम चुप। अरे ये तो सचमुच गूंगी हैं। वे सब हंस रहे थे और कुछ खा रहे थे। संकोच के मारे निगाह उठाकर देखने की हम में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की। किसी तरह जोर लगाकर मैंने ही कहा, जी कल ही आए हैं। अरे जुबान लड़ाती है। हम सब फिर चुप। मैंने कनखियों से हॉस्टलर्स को देखा तो पाया सब जमीन पर नजर गड़ाए खड़ी हैं। कोई भी किसी तरह की बात बोलने की मुद्रा में नहीं थी।
वे सब मुझसे पहले आ चुकी थीं, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि किसी भी बात का जवाब देना खतरे से खाली नहीं है। मुझे अभी पूरा अनुभव नहीं था, इसलिए मैं एक बार सिर उठाकर सामने देखने की गलती कर बैठी। देखने के ही साथ मेरे दिमाग में एक पहचानी सी आकृति कौंधी। अरे, इन लड़के लड़कियों को तो मैंने कल रात में रानी के साथ देखा था। मैं आगे कुछ सोच पाती कि सामने के ग्रुप से एक लड़की बोली, अरे बड़ी ढीठ है, सिर उठाने की हिम्मत करती है। मैं चुप। दूसरी बोली, सीधी खड़ी रहो, एकदम सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें शर्ट के तीसरे बटन पर। मैं फिर चुप। तीसरी बोली, एकदम सिर झुकाओ, अपनी शर्ट का तीसरा बटन देखो। सिर उठाने की हिम्मत की तो पूरे डिपार्टमेंट के 3 चक्कर लगवा देंगे, वह भी दौड़ते हुए। हम सब स्टैचू बन गए थे, लेकिन मुझे खबर थी कि सामने के ग्रुप के बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं। लड़के एक दूसरे को कोहनी मारकर हमारी स्थिति का मजा ले रहे थे। उनमें से एक अन्य लड़की बोली, तुम डॉक्टर वशिष्ठ के यहाँ रहती हो ना? ज्यादा ऐंठ में मत रहना कि फूफा जी आएंगे और बचा लेंगे। कोई नहीं बचाएगा। तुम सब कल से अपने बालों में खूब तेल डालना और चोटी गूंथ कर लाल रिबन बांधकर यूनिवर्सिटी आना। इन रूखे वालों का फैशन यहाँ नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी से जीनियस निकलते हैं, माधुरी दीक्षित नहीं। मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी, किंतु चुप थी। अचानक सीनियर्स के ग्रुप में किसी को कुछ हड़बड़ी हुई और वे सब चल दिए। हमारी जान बची तो लाखों पाए। हम सब बुदबुदाते हुए, उन्हें भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गए। बाकी लड़कियां हॉस्टल चली गईं और मैं बुआ के घर आ गई। अभी कोई आया नहीं था। मैं चुपचाप हाथ मुंह धोकर लेट गई। शायद मुझे झपकी लग गई थी। 3 बजे बुआ आई तो उन्होंने मुझे जगाया। सब खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रहे थे। सभी के पास एक प्रश्न था, कैसा रहा यूनिवर्सिटी में पहला दिन? और मैं अपनी गाथा बयान कर रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। मुझे अंदाज लगता है कि आप क्या पसंद करते हैं। उसी की तरह कहानी आगे बढ़ेगी। फिर मिलते हैं। बाय।